धर्म है, जिसका जो इच्छा है वो रख सकता है। तो बताइए इसमें क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। किसमें? 25 में क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। 26 में चलते, कितना में? 26 में। इसमें सामूहिक धार्मिक क्या है, सामूहिक धार्मिक की चर्चा अर्थात समूह के आधार पर आप किसी भी जगह क्या कर सकते हैं, धार्मिक चर्चा कर सकते हैं। जैसे हो गया हवन करना, क्या हो गया, हवन करना, यज्ञ करना। बताइए, यज्ञ तो कहीं भी कर सकते हैं, हवन तो कहीं भी कर सकते हैं। जैसे हो गया नमाज पढ़ना, क्या हो गया, नमाज। बताइए, कभी कभी देखे होंगे मुस्लिम को कि सड़क पे भी नमाज पढ़ते हैं। कहाँ पे? सड़क पे भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन क्या सामूहिक रूप से रहता है ना, रहता है सामूहिक रूप से। तो सामूहिक रूप से धार्मिक चर्चा कहीं भी हम कर सकते हैं, जैसे हवन हो गया, यज्ञ हो गया, सड़क पे नमाज हो गया, कहीं भी कर सकते हैं। अभी जो योगी बाबा है ना, सड़क पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद 27 किसमें, 27 इसमें है धार्मिक कार्य के लिए। किसके लिए? धार्मिक कार्य के लिए, ठीक ना। रखे गए धन पर, रखे गए धन पर नो टैक्स, नो टैक्स। 27 में क्या है, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे? कितना भी पैसा हो, सरकार भले आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक ना। तो धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगता है, समझ रहे हैं। इसके बाद 28 में, कहा 28 में, ठीक है। 28 में है कि सरकारी जो धन से, सरकारी धन से जो संस्था चल रहा है, जो संस्था चल रहा है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ रहे? जो सरकारी धन से चल रहा है ना, जो भी सरकारी धन से चल रहा है संस्था, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, समझ रहे? तो क्या इसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाता है? नहीं दिया जाता। भले आपको पहले 6 क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास में पहले संस्कृत आता था, रामायण टाइप से आता था, ठीक ना। तो बताइए किसी भाषा के पढ़ने से क्या वो धार्मिक चीज पढ़ रहा है? किसी भाषा के ज्ञान होने से या किसी भाषा के बारे में पढ़ने से वो धार्मिक चीजें को नहीं पढ़ रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि? चलिए तो देखते हैं 25, 26, 27, 28। 25, 26, 27, 28 में किसका चर्चा था? धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता। 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक ना। जिसमें अंतःकरण में क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता था। जैसे सिख कृपा रख सकता है, हिंदू टिक रख सकता है, मुसलमान दाढ़ी रख सकता है। 26 में क्या था? सामूहिक धार्मिक चर्चा है, जैसे हवन करना, यज्ञ करना, नमाज पढ़ना, सड़क पर नमाज पढ़ना। 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर नो टैक्स। और 28 में क्या था? सरकारी धन से चल रहे कोई भी संस्था हो जिसमें क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ रहे? आगे चलो। आगे कितना है? 28 हो गया, 29 किसमें चलता है? इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है। किसमें है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में चर्चा है। किसमें? 29 और 30 में। 29 और 30 में। 29 और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा, ठीक है। संविधान में सबसे पहले इसके बारे में अल्पसंख्यक का शब्द प्रयोग किया गया है। किसका? अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया। चलिए देखते हैं 29 में। देखिए इसमें क्या है? किसी भी
संख्यक को उसकी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव या किसी भी क्षेत्र में प्रवेश होने से रोक नहीं सकते। समझ आया? किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर उसे न ही भेदभाव कर सकते हैं, न ही कोई भी क्षेत्र में प्रवेश होने से रोक सकते हैं। समझ आया? इसमें क्या है, यदि अल्पसंख्यक को किसी बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच होता है तो वे अपनी संस्था खोल सकते हैं। समझ रहे हैं? यदि अल्पसंख्यक को किसी बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच हो रहा है, बात सही है। मान लीजिए कि हम हिंदी का पढ़ाई करते हैं प्राथमिक स्कूल में या माध्यमिक स्कूल में, कहीं भी करते हैं, और वहां भी यदि उर्दू यदि पढ़ाने लग जाए, हिंदी वाला बैच में यदि उर्दू पढ़ाने लग जाए, तो क्या उर्दू पढ़ने वाले को थोड़ा बेकार लग सकता है ना? तो बताइए, किसी भी अल्पसंख्यक को, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक अभी कौन है भारत में? सबसे बड़ा मुस्लिम है। कौन है? मुस्लिम। हिंदू छोड़ के बाद बाकी क्या है? अल्पसंख्यक। तो किसी भी अल्पसंख्यक को यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में क्या हो रहा है? संकोच हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो वे अपनी संस्था खुद खोल सकते हैं। जैसे मदरसा। क्या है? मदरसा। तो मदरसा में क्या होता है? उर्दू पढ़ाई होता है। मदरसा में क्या होता है? उर्दू पढ़ाई, जो सरकारी ढंग से चल रहा है। समझ ना? उसके लिए सरकार को क्या करता है? पैसा देता है। ठीक है? देखिए, किसी भी अल्पसंख्यक का निर्धारण जो होता है ना, उसकी जाति और संस्कृति पर होता है। जाति नहीं, उसकी संस्कृति और उसकी भाषा पर होता है। अल्पसंख्यक का निर्धारण किस पर होता है? उसकी भाषा और संस्कृति पर होता है। ठीक है? जबकि आरक्षण किसके अनुसार मिलते जाते हैं? उसके जाति के अनुसार। किसके अनुसार? उसके जाति के अनुसार। समझ रहे? चलिए, 29-30 हो गया, चलते हैं 31 में। कहा? 31 में बताइए, 29-30 में क्या था? अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा। क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। 31 में चलते हैं। इसमें संपत्ति का अधिकार है। किसका अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। देखिए, इससे पहले हम 19 के 6 में पढ़ चुके थे संपत्ति, लेकिन वो कैसा संपत्ति पढ़े थे? कैसा पढ़े थे? अर्जित संपत्ति पढ़े थे। कैसा? अर्जित। लेकिन ये 31 में जो संपत्ति की चर्चा है, वो कैसा संपत्ति है? पैतृक संपत्ति। कैसा संपत्ति? पैतृक संपत्ति। ये संपत्ति पहले मौलिक अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। क्या हुआ था? 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक ना? और इसको मूल अधिकार से कहा दिया गया? कानूनी अधिकार में। कहा? कानूनी अधिकार। तो बताइए, अभी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है कि कानूनी अधिकार है? कानूनी अधिकार है। समझ रहे हैं? कोई भी संपत्ति हो, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। बताइए, मूल अधिकार को सरकार हमसे छीन सकता है? नहीं। लेकिन कानूनी अधिकार को छीन सकता है। जैसे देख लीजिए कि आपके घर के बगल से यदि रेलवे स्टेशन कोई ट्रेन लाइन गुजर रहा है, तो आपके घर को खाली करवा दिया जाएगा। तो बताइए, कानूनी अधिकार को छीन सकता है कि नहीं छीन सकता? छीन सकता है। लेकिन मूल अधिकार को छीन सकता है? नहीं छीन सकता। बताइए, संपत्ति कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। चलिए, इसके बाद कितना देखते हैं? 32। कितना देखते हैं? 32।
मूल अधिकार थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है। देखिए 32 में है संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार। देखिए 32 को क्या कहते हैं? मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कितना है? 32। मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कितना है? 32 है। अर्थात इसमें क्या है? संवैधानिक उपचार। अभी तक जितना भी मूल अधिकार पड़े ना, यदि कोई भी किसी भी मूल अधिकार में कोई दूसरा आदमी बाधा डालता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं? अर्थात हमारे मूल अधिकार को कौन रक्षा करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं, अनुच्छेद 32 के तहत कौन सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत कौन रक्षा करता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 226 के तहत कौन रक्षा करता है? हाई कोर्ट। ठीक ना? यदि हमारे मूल अधिकार को कोई दिक्कत दे रहा है तो 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के अंदर कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं। कोई भी कोर्ट में जाएंगे, सब कोर्ट क्या करेगा? सब कोर्ट क्या करेगा? एकदम रक्षा करेगा। समझ रहे हैं? तो चलते हैं। देखिए अब देखिए, हम यदि सुप्रीम हम कोर्ट जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। दूसरा होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। तीसरा होता है अधिकार प्रेक्षा। क्या होता है? अधिकार प्रेक्षा। समझ रहे हैं? अधिकार प्रेक्षा। चौथा क्या होता है? प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। पांचवा क्या होता है? उत्प्रेषण। ये रीट है, किसका है? सुप्रीम कोर्ट का रीट है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम ऑब्वियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्वियस कॉर्पस। समझे? बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम क्या कहते हैं? ऑब्वियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? ऑब्वियस कॉर्पस। परमादेश को हम मेंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडेमस। ठीक है। अधिकार प्रेक्षा को कोवेरेंटो कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेरेंटो। समझ रहे हैं? प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। ठीक है। उत्प्रेषण को सर्ट्यूट। सर्ट्यूट। ठीक है। सबसे बड़ा रीट कौन होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्वियस कॉर्पस। दूसरा कौन होता है? परमादेश। तीसरा कौन होता है? अधिकार प्रेक्षा। चौथा कौन होता है? प्रतिषेध। पांचवा कौन होता है? उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। देखिए सबसे बड़ा अधिकार कौन हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें सशरीर आपको 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ता है। समझ रहे हैं? किसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश क्या होता है? यदि परमादेश, यदि हमारे अधिकार, जैसे मान लीजिए परमादेश क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट टीचर है, उसको बार बार हम आदेश दे रहे हैं कि आपका विद्यार्थी सही से नहीं पढ़ रहा है, कहीं आप पढ़ाने जाते हैं तो कहीं खेलने चल जाता है, लेकिन वो टीचर सुनिए नहीं रहा, टीचर वो सुन नहीं रहा। समझ रहे हैं? तो उस पर हम कौन रीट जारी, कौन आदेश सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कौन रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा? परमादेश। अर्थात हमारे आदेश को नहीं माना है तो कौन आदेश होगा? परमादेश। अब देखिए अधिकार प्रेक्षा। जो व्यक्ति अपने अधिकार से ज्यादा काम करने लगता है उस पर क्या होता है? अधिकार प्रेक्षा रीट जारी होता है। जो व्यक्ति अपने अधिकार से ज्यादा काम करने लगता है उसे क्या कहते हैं? अधिकार प्रेक्षा। जैसे मान लीजिए कि मिडिल स्कूल का टीचर है और हाई स्कूल में जाएगा पढ़ाने के लिए, तो क्या उसका हाई स्कूल में योग्यता है? नहीं है, तो अपने अधिकार से ज्यादा काम कर रहा है। तो बताइए इस पर कौन सा रीट जारी होगा? अधिकार प्रेक्षा। कौन सा रीट जारी होगा? अधिकार प्रेक्षा। इसके बाद देखते हैं प्रतिषेध। क्या देखते हैं? प्रतिषेध। ये देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये लागू होता है कोर्ट में। कहाँ लागू होता है? कोर्ट में। ये लागू करता है कौन? ये करता है, देखिए ये करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। यदि हाई कोर्ट कोई गलती या कोई जल्दबाजी में सजा सुना दिया हो तो इसका निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे ना?
तो बताइए हाई कोर्ट यदि कोई गलती आदेश दे दिया हो तो उसका कौन अति सही करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। समझ रहे हैं? चलिए हम देखें 32 में क्या संवैधानिक उपचार, इसमें देखें एक मंदिर प्रत्यक्ष, दूसरा देखें परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। समझ रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा रीट कौन होता है? बंदी प्रत्यक्ष। सेम आपको अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है हाईकोर्ट रीट जारी करता है, हाईकोर्ट रीट जारी करता है। समझ रहे हैं? देखिए अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का आत्मा। क्या कहा था? संविधान का आत्मा। बताइए अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। अच्छा बताइए किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। ये फंसा देगा आपको। देखिए अनुच्छेद कुछ है, अनुच्छेद पूछे तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 32। क्या होगा? 32। भाग पूछे तो क्या होगा? प्रस्तावना। भाग पूछे तो क्या होगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना अपने आप में एक भाग है। क्या है? प्रस्तावना अपने आप में क्या है? भाग। तो भाग पूछे तो क्या होगा? प्रस्तावना। अनुच्छेद पूछेगा तो क्या होगा? 32। लेकिन अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर। किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर। ठीक ना? लेकिन प्रस्तावना, प्रस्तावना को किसने कहा था भारत संविधान की आत्मा? जस्टिस हीरालाल। कौन? जस्टिस हीरालाल जे खन्ना। जे समझ गए? जस्टिस हीरालाल जे खन्ना। इसको क्या कहता है? प्रस्तावना को संविधान का क्या आत्मा कहा था। ठीक ना? और B.R. अम्बेडकर जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहता है? संविधान की आत्मा। ठीक है, चले आगे। चलते आगे। अनुच्छेद नंबर 37। अनुच्छेद नंबर 37 में क्या था? 37 में देखिए राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में। समझ रहे हैं? संसद जो है, कौन? संसद। जैसे हो गया मीडिया। क्या हो गया? मीडिया, सेना, गुप्तचर संस्था, गुप्तचर संस्था। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में यदि राष्ट्र का बात हो, यदि राष्ट्र को कोई विपदा आप आन पड़ा हो, तो उस समय में संसद जो है ना, मीडिया, सेना और गुप्तचर संस्था, इन तीनों के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है, यानी कि कम कर सकता है। समझ रहे हैं? किसका किसका? मीडिया, सेना और गुप्तचर संस्था। जैसे मान लीजिए कि यदि राष्ट्र के अंदर में मान लीजिए कि कोई दिक्कत आने वाला है और यहाँ से अपना मीडिया जो है, भारतीय मीडिया अनाउंस करके बता दे कि किसी विदेशी को बता दे कि अभी देखिए मेरे देश में क्या हो रहा है, आपातकाल लागू होने वाला है। ठीक है, तो बताइए उस समय में मीडिया वाले के मूल अधिकार को क्या कर सकता है? सीमित कर सकता है। कौन? संसद। ठीक ना? चलते हैं 34 में। कहा 34। ठीक है, 34 में क्या है? मार्शल लॉ। क्या है? मार्शल लॉ। सेना कानून। क्या है? सेना कानून। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना कानून। सेना, समझ रहे हैं? मार्शल लॉ का मतलब सेना कानून। इससे पहले हम बता चुके थे आसफा कानून। कौन? आसफा कानून आर्मल फोर्सेस पावर, आर्मल फोर्सेस पावर, स्पेशल पावर था, स्पेशल पावर। ठीक है, आसफा आर्मल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आसफा। तो बताइए यदि कोई भी क्षेत्र में यदि ज्यादा कोई आतंकवादी घुस गया हो तो वहां पे कौन सा एक्ट लगाया था? आसफा लगाया था। क्या लगाया था? आसफा, आर्मल फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। सबसे खतरनाक होता है आसफा। ठीक है, तो बताइए 34 के अंदर में क्या है? आसफा की। 35 में चलते हैं। 35 में क्या है? संवैधानिक उपचार। क्या है? सॉरी, संवैधानिक उपचार नहीं है, संविधान लागू होने की विधि की चर्चा। ठीक ना? लागू संविधान है
मूल अधिकार ना, मूल अधिकार लागू होने की इसमें क्या है जानते हैं? अब जैसे विदेशी पर कौन कौन सा मूल अधिकार लागू होगा, भारतीय पर कौन कौन सा मूल अधिकार लागू होगा, सबके लिए अलग अलग अधिकार है। अब बताइए कोई विदेशी आता है उसको सब अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो जो विदेशी आएगा उस पर अलग अधिकार लगेगा और जो भारतीय रहेगा उस पर अलग अधिकार लगेगा। हालांकि भारतीय पर तो सब मूल अधिकार लागू होता है, लेकिन विदेशी में देखिए, विदेशी में आपको 14 क्या होगा, विदेशी को आपको 14 अनुच्छेद लागू होता है। इसके बाद 20, 21 का ये 21 का ये बताया था कि नहीं? 21 के ए में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का बात किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। चलिए इसके बाद है 23-24, क्या 23-24, इसके बाद है 25-28, क्या कहाँ पे 25-28। देखिए ये जो है ना केवल ही केवल विदेशी पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? विदेशी पर। भारतीय पर तो सब लागू होगा, लेकिन केवल विदेशी पे लागू कौन कौन होगा? 14, 20, 21 का ये 23, 24, 25, 28। समझ रहे? भारतीय पे तो सब लागू होगा, लेकिन विदेशी पर केवल लागू होगा कौन? 14, 20, 21 का ये 23, 24 और 25, 28। ये हम देख लीजिए मूल अधिकार, ठीक है। 35 में क्या देख लीजिए? मूल अधिकार लागू होने के लिए। देखिए टाइम तो ज्यादा हो गया है, इस वीडियो में लंबा वीडियो चल गया। देखिए मूल अधिकार को खत्म कौन कर सकता है? संसद। मूल अधिकार को यदि चाहेगा संसद तो खत्म कर सकता है, लेकिन मूल अधिकार पर प्रतिबंध कुछ समय के लिए प्रतिबंध कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कुछ देर के लिए प्रतिबंध करना हो तो राष्ट्रपति, और पूर्ण रूप से समाप्त करना हो तो संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। समझ रहे? अब इससे ज्यादा एक बार और देख लेते हैं। शॉर्टकट में देखिए, बताइए 14 से लेके 18 तक किसका चर्चा था? समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार, ठीक ना? बताइए 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। समझ रहे? इसके बाद 23 से 24, 23 से 24 इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ रहे? इसके बाद बताइए 25 से लेके 28 तक किसका अधिकार है? शिक्षा, सॉरी धार्मिक अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। बताइए 29 और 30, 29 से 30 अल्पसंख्यकों की रक्षा है। इसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा एवं संस्कृति। क्या कहते हैं? शिक्षा एवं संस्कृति की चर्चा। समझ रहे? बताइए 32 में क्या था? संवैधानिक उपचार। क्या था? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, ठीक है। 31 जो था मूल अधिकार संपत्ति, उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। तो बताइए हम क्या देखें? मूल अधिकार देखें। क्या देखें? मूल अधिकार देखें। भाग नंबर कितना में? 3 में मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है। कहां से कहां तक था? 12 से लेके 35 तक, ठीक है। 12 से लेके 35 तक। तो 12 में हम अल्पीकरण, 12 में परिभाषा, 13 में क्या था? अल्पीकरण था। इसके बाद 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार है। इसके बाद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से लेके 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 तक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। 31 जो था वो समाप्त हो चुका था, संपत्ति। समझ रहे क्या होता? समाप्त हो जाता। तो बताइए मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6। बताइए कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार
हटा दिया गया। किसका? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। समझ रहे हैं? तो यहीं से हम क्लास को समाप्त करते हैं। आगे की क्लास हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को थोड़ा आगे ले जाइए। धन्यवाद।